ऐसे जूनागढ़ भी एक वो थी, जूनागढ़ यहाँ पर है, गुजरात के आसपास पास में है, ब्लू वाला एरिया। तो यहाँ पे भी जो यहाँ के शासक थे वो भी नहीं चाहते थे, डायरेक्टली बहुत इजीली नहीं मिले थे, पर इनके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई करके मिला लिया गया था भारत में। ऐसे जोधपुर, भोपाल है। भोपाल भी एक देसी रियासत हुआ करती थी, जो आज आपका भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो वही चीज़ है कि इनको भी मिलाया गया, क्योंकि जोधपुर जो था, क्योंकि राजस्थान का एरिया है, पाकिस्तान के बॉर्डर से अटैच होता है, तो इसको मिलाना भी बहुत ज़रूरी था। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब ये देसी रियासतें आ गई थी तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि अब अलग से स्टेट बना दिया जाए इनको, क्योंकि स्टेट बनाना ज़रूरी था। और लोगों में, क्योंकि भाषा बहुत ज़्यादा थी, धर्म बहुत ज़्यादा थे, विकास इतना हुआ नहीं था हमारे पास में, इसलिए क्या हुआ था कि समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों ने कहा कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें खुद की अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि हम संघवाद को अपनाते हैं, तो हम लोगों को अलग से स्टेट बना के अपना दो। अब स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले मांग चली आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषा की तेलुगु भाषा के जो लोग थे, तेलुगु भाषा के लोगों ने कहा कि हम लोग को एक अलग से स्टेट चाहिए, जो महान आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश उसको कहा गया, उस स्टेट की हमें ज़रूरत है। उस टाइम पे क्या हुआ कि इनके एक नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता थे, वो गांधीवादी रीति से, मतलब अहिंसा से काम करते हुए, सत्याग्रह और जो प्रतिरोध है उनको मानते हुए उन्होंने इसको फॉलो किया। फॉलो करते उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गए, जब तक कि डेथ ना हो जाए, अनिश्चित काल के लिए वो बैठ गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका नाम जो है वो है पोट्टी श्रीरामुलु। ये क्योंकि साउथ के नेम्स तो ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 56 डेज तक ये अपना फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो लोगों में थोड़ा गुस्सा भी होता है, और गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि अगर हमने अब नहीं किया, क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है उसके बाद वजह से, तो गवर्नमेंट को ये फोर्सफुल्ली करना पड़ा। आंध्र प्रदेश को 1952 में, दिसंबर 1952 में एक अलग से ऑफिशियल स्टेट बनाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी ज़रूरत थी। अब ये जो आंध्र प्रदेश था, वो पहला ऐसा देश था, पहला राज्य था जो भारत के अंदर भाषा के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि उसमें तेलुगु भाषी जो मद्रास प्रांत में जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने कहा कि हमें अलग से एक स्टेट चाहिए, जिसे हम आंध्र प्रदेश कहेंगे। अब जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि और भी स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम आने लगी। बाकी और लोगों ने भी कहा कि हमें भी अपनी भाषा के आधार पे दो, या फिर हम अगर पिछड़ रखें तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दो, हमें फ़ायदा हो, ताकि हम एक स्टेट बनाओ। स्टेट बनाने के कई क्राइटेरियाज होते हैं, तो हमने पहला क्राइटेरिया तो देख लिया है, भाषा के आधार पर है। भाषा के आधार पर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई राज्य पिछड़ रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसका अलग राज्य बन सकता है। कोई भी अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बॉर्डर कोई कंट्री है हमारी, जो हमारे किसी और देश के साथ लगती है, तो अगर उस जगह पे ऐसी मांग उठती है, तो अलगाववादी इसको हम बोलते हैं। उन अलगाववादी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन अतिवादी जो लोग होते हैं, उनको रोकने के लिए भी हम स्टेट बना सकते हैं। तो यही चीज़ आगे भी बढ़ी। फिर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, जो फजल अली के अध्यक्षता में था। इन्होंने क्या किया कि राज्य को और से पुनर्गठन करने के लिए इन्होंने कहा, मतलब फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करना था स्टेट्स का। ऐसा कमीशन बनाया गया। कमीशन का हेड जो थे फजल अली को बनाया गया। 1953 में बनाया गया, लेकिन 1956 में इसको एक्ट बना दिया गया, राज्य पुनर्गठन एक्ट बनाया गया। जो ये कमीशन था, कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भाषा का एक ही राज्य हो। अगर आपको लग रहा है ठीक है बना सकते हो, लेकिन और भी जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स को आप देखोगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ भाषा के आधार पर देख लिया, सब कुछ कर लिया, आपको भाषा के साथ साथ बाकी और चीज़ें भी देखनी होंगी। तो उसके बाद 1956 में जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया, तो उसके तहत 16 राज्य बनाए। जितनी हमारी देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को मिला के, सबको मिला के हम लोगों ने, जैसे कि कोई छोटी अगर देसी रियासत है उनको मिला देते, एक बड़ा राज्य बन गया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो उसको थोड़ा तोड़ के 2 राज्य बना दिए। ऐसे करके 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कब? 1956 में। 1956 में बनाया गया, लेकिन अभी आप जानते हो 28 आपके स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज भी आपकी 8 हैं। तो उस हिसाब से 28 आपके स्टेट्स हैं और आपके जो यूटीज़ हैं वो 8 हैं टोटल। तो वही चीज़ आपको देखनी कैसे ऐसे बनी है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहा है अभी तक, 1952 से लेके अगर आप अब तक देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इस बीच कई स्टेट्स जो यूटीज़ थे वो स्टेट बन गए, कुछ जो स्टेट थे वो यूटीज़ बन गए, या फिर कुछ ऐसे जो चीज़ें जो
नॉर्मल ऐसे स्टेट को रखा गया था, उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, ऐसा ही किया गया। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं 1960 में जो एक भाषा के आधार पर इनको अलग बनाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा ज़्यादा बोलते थे, गुजरात में गुजराती भाषा बोलते थे, तो दोनों को अलग अलग स्टेट बना के 1960 में एक अलग 2 स्टेट बना दिए गए। ऐसे ही फिर उसके बाद में 1972 में मेघालय से असम जो बनाया गया, आज का असम जो है वो मेघालय से काट के असम को बना दिया गया। वहीं नागालैंड जो था ऑलरेडी पहले ही बन चुका था, 1963 में बन चुका था। अब इसके बाद में जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने 2000 में बने, तीनों के तीनों स्टेट्स में क्या था कि इनमें बहुत गरीबी तरह से थी, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको डेवलप करने के लिए अलग स्टेट बना दिया गया। और आप जानते हैं लेटेस्ट जो स्टेट बना है हमारा तेलंगाना बना है, 2014 में बना था। और 2019 में, अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटा के अब वो बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया, जिसमें से 2 यूटीज बने हैं, जम्मू कश्मीर अलग से है और लद्दाख अलग से है। तो अब जो हमारा एट प्रेजेंट क्या चीज़ है वो देखते हैं। 28 स्टेट्स हमारे, वो आप जानते हैं, उनकी कैपिटल्स भी आपको एक बार याद करनी है। 8 यूटीज हमारी कौन कौन सी हैं? हमारी पहले 7 यूटीज हुआ करती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बन गई तो 9 होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे एक जो पहले हुआ करती थी दादर नागर हवेली, उसको अब मर्ज कर दिया गया दूसरी यूटी के अंदर। अब यूटीज के नाम जान लेते हैं हम एक बार, ताकि हम लोगों को अच्छे से याद रहे। अंडमान एंड निकोबार है, साथ में चंडीगढ़ है सेकंड, थर्ड है न्यू दिल्ली या दिल्ली आप बोल सकते हो। जम्मू कश्मीर जो अभी नया बना है लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर, और इससे पहले था दादर नागर हवेली, ये आइलैंड अलग था, और दमन एंड दीव ये अलग था। लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये कर दिया गया कि जो दमन एंड दीव थे उनको दादर नागर हवेली में मिक्स कर दिया गया, दोनों को एक बना दिया गया। अब हम एक बार ये चीज़ देखते हैं, करंट से थोड़ा सा जोड़ के इस चीज़ को देखते हैं। जो आपके नया सिलेबस में, नए जो आपका सिलेबस है उसमें जो चीज़ ऐड हुई है उसको देखते हैं, जिसमें कश्मीर इशू को थोड़ा सा दिखाया गया है। कश्मीर इशू में देख लेते हैं। तो कश्मीर में जो है जनरली जो जम्मू है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 3 नाम से जाना जाता है। हम बोलते सिर्फ अब तक, जब तक स्टेट था तब तक हम बोलते थे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर नहीं था एक्चुअली। जब इसको शामिल किया गया था तो इसको 3 नाम दिए गए थे, और तीनों को साथ में लेना जरूरी था। जैसे कि एक स्टेट का नाम है, अगर मान लीजिए आपके स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है, तो वैसे मध्य आप नहीं बोल सकते, प्रदेश अलग से नहीं बोल सकते, आपको मध्य प्रदेश बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टेट का नाम पता चलेगा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये उसका पूरा नाम था, लेकिन उसको नहीं बोलते थे, तो जम्मू जो था वो कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया। और सॉरी, जम्मू नहीं, लद्दाख जो था वो पिछड़ा रह गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम बोलते हैं, बोलने में अगर लद्दाख नहीं आ रहा तो उसकी फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी इतना आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो इसलिए क्या हुआ कि जब ऐसा लगने लगा तो उन्होंने, लोगों के बीच में गुस्सा भड़का, गवर्नमेंट को भी लगा कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो जो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो स्टेटस दे रखा था, उस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया। कौन से एक्ट के तहत हटाया गया था? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको हटा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया गया है। और खत्म करने का मतलब था कि ये जो होगा अब और स्पेशल स्टेटस इसको नहीं दिया जाएगा। अब हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 का मतलब क्या है, क्या मायने हैं, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या चीजें, क्या स्पेशल प्रोविजंस क्या थे इसके। जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 कहता है कि जो जम्मू कश्मीर होगा उसमें अस्थायी प्रावधान है, मतलब ये फिक्स नहीं था, ये फिक्स भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए था, और कुछ टाइम को होने की वजह से इसको अब हम हटा सकते हैं। अब इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले अलग संविधान था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे संविधानिक गवर्नमेंट है, और संविधान जो है हमारा सभी देश का, पूरे देश का एक है, पर जम्मू कश्मीर के पास में अलग से संविधान था, उसका अपना अलग झंडा था। साथ में वहाँ की संविधान सभा के पास में ये एक अधिकार था। हमारी जो नागरिकता है, हमारे जो मूल निवासी है, हमारे जो निवासी है, एक राज्य के निवासी जो हैं, वो हमारे सेंटर हम लोग डिसाइड करती है, हम उसमें कहीं पे भी हमारी विधानसभा इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को ये पावर दी गई थी कि कौन हमारे मूल निवासी होंगे, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग कौन होंगे। तो इसकी वजह से क्या था कि उसको समस्या होने लगी, क्योंकि लोगों को ये चीज़ रहने लगी, वहाँ पे आप जाके संपत्ति नहीं खरीद सकते थे अगर आप जम्मू कश्मीर में पहले वाले में हो। तो इसकी वजह से क्या था कि लोग, साथ में आपने ये भी जाना है कि अगर एक जम्मू कश्मीर की लड़की जो किसी और बाहर के स्टेट वाले लड़के से शादी कर लेती है, तो फैमिली के उसमें जो संपत्ति होती है, जो भी धन संपत्ति होती है, उसमें उसका हिस्सा नहीं होता है।
इसकी वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं भेदभावकारी होने लगा। और साथ में ये आप जानते हैं संघीय का मतलब यही है कि हर एक स्टेट और जो संघ है उनके बीच में सेम पावर हो, सेम राज्य के बीच में भी समानता हो। इससे क्या हो रहा था कि दो राज्यों के जैसे जम्मू कश्मीर और बाकी और स्टेट हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा था। बाकी स्टेट्स में भी ये मांग उठ रही थी कि हम लोग को अपना अलग झंडा बनाना है, जैसे कर्नाटक में उठा था अभी, और साथ में बाकी और भी स्टेट्स भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें अपना संविधान बनाना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी, असमानता को दिखा रहा था, कहीं ना कहीं भेदभाव को दिखा रहा था, और ये संघीय व्यवस्था के अधीन था। क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक संविधान होता है, यहाँ पे दो संविधान हो रहे थे। अब आर्टिकल 370 को इसको खत्म कर दिया गया। और साथ में क्या था कि अब खत्म होने का मतलब क्या था, खत्म होने का मतलब ये है कि अब संविधान नहीं होगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं होगा तो मतलब जो देश का संविधान है जो बाकी राज्यों में शुरू होता है, स्टैब्लिश होता है, वो यहाँ पे भी होगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो झंडा था इसका वो खत्म होके अब वो देश का ही, भारत का झंडा ही हर जगह पे लहराएगा। साथ में इसका क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के जो निवासी, स्थायी निवासी करने का था वो प्रावधान भी खत्म हो गया। इसकी वजह से आप चाहो तो आप जाके जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। इसके साथ में पहले क्या होता था, 370 होने की वजह से वहां पे जो हमारे मूल कर्तव्य हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, DPSPs, वो डायरेक्टली वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। लेकिन जब ये 370 खत्म हो गया है तो अब वहां पे हमारे मूल कर्तव्य भी वहां पे होंगे, और वहां की जो विधानसभा है उसके बिना परमिशन के भी हम वहां पे राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। इससे पहले क्या था, 370 से पहले वहां पे राज्यपाल शासन लगता था। राज्यपाल शासन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति नहीं करता था वहां पे शासन, वहां पे राज्यपाल गवर्नमेंट करता था। जब ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है या फिर उसका विघटन हो गया है, यहाँ की विधानसभा खत्म हो गई है, तो उसको रूल करने के लिए गवर्नर अपना पावर लगा सकता है, और बाकी हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि अब चाहें तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। अब इससे जब ये खत्म हो गया तो इससे क्या होगा कि देश में समानता हो गई, संघीय व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। साथ में लोगों को बीच में जो भेदभाव की भावना थी वो खत्म हो गई है। संपत्ति हम जाके खरीद सकते हैं और हमारे जो हित हैं वो सब हमारे पूरे हो सकते हैं। अब ये सब तो आपने देखा। अब इन सब में देखते हैं कि कहाँ जवाहरलाल नेहरू के मतलब हमारे विकास में, नेशन बिल्डिंग में क्या क्या उनके इन्फ्लुएंस रहे, क्या उनके योगदान रहा, क्या उनका रोल रहा, या फिर उनकी अप्रोच कैसी थी, मतलब अप्रोच मतलब उनका दृष्टिकोण कैसा था। भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित करने के लिए उन्होंने किस तरह का अप्रोच अपनाया, कैसे दृष्टिकोण अपनाया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, हमें ऐसा औद्योगिकरण करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग जिसमें स्टेट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, स्टेट स्पॉन्सर करे, मतलब स्टेट पैसा दे और उसी से हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग, आप जानते हो, हमने नैम को अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था। तो नॉन अलाइनमेंट की वजह से हम किसी गुट में नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन हमें अगर हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो हम अमेरिका के पास जाते थे। अगर हमें पैसा चाहिए तो हम रशिया के पास जाते थे। इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे पूरा करते हुए हम लोगों को अपना विकास बढ़ाना था। ये नेहरू की अप्रोच थी। सेकेंड था कि जो हमारी जमींदारी प्रथा थी वो सब खत्म कर दी गई थी, और जो भूमि थी, जो बेचने वाले थे, जो काम करने वाले थे, जो अस्थायी थे, मतलब जो परमानेंट नहीं थे, उनमें ही बेच दी। टेलर मतलब जो उसमें खेती करता था उसको ही बांट दी गई थी। साथ में था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अवसंरचना। किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो चाहिए होता है, तो वही स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए ये किया गया था। इसमें स्टील प्लांट्स लगाए गए, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला में लगाए गए। साथ में क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हेल्प से हमने अपने सारे काम किए, क्योंकि नेहरू चाहते ही नहीं थे कि हम किसी गुट में एक साथ बन जाएं। हम चाह रहे थे कि हम दोनों में अपने हिसाब से काम करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें। हम किसी का झुके नहीं, किसी के पीछे हम फॉलोअर नहीं बन सकते। हमें अपने आप अपनी हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से काम करना चाहिए। तो वही सब चीज़ें हुई। और क्योंकि जब हमारा देश धीरे धीरे विकास होता गया, हमने प्लानिंग्स बनाने शुरू करी। 5 साल का एक प्लान बना के हम लोगों ने उस पर फोकस करना शुरू किया कि अपने देश को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको विकास करना है। तो धीरे धीरे करके वो सारे काम होने शुरू हुए। इसकी वजह से क्या हुआ कि विकास की धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और भारत हमारा आगे इस तरह से विकास होता गया। ये आपका जो हमारी सेकेंड बुक है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बस कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हैं, जो मैं आपको आज या कल डाल दूंगी। आपको वो लिखना है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अब तक जितना करवाया गया है आपको मटेरियल, वो सब आपको
अपनी कॉपी में लिखकर मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करनी है। ये कंपलसरी है। और साथ में आपको रिवाइज करना है जितना आपको करवाया गया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ मुझसे आप पूछिए और बस रिवीजन करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।